अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, टीम हम देखेंगे की जानिब से आप सबको नए साल की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं ये नया साल अपने साथ मुल्क में अमन व खुशहाली लाए। ये नया साल गुजरे साल से कितना मुख्तलिफ होगा? क्या 2025 में यही कंपनी चलेगी? मिलिट्री कोर्ट से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सजाएं हो गई। क्या नए साल में इमरान खान की रिहाई होगी या फिर मिलिट्री ट्रायल होगा? क्या 2025 में नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरिक होंगे या फिर अपने सियासी जानशीन का ऐलान कर देंगे? और ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात कैसे होंगे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज मुल्क के नामवर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नुसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब, एंकर पर्सन अजमल जामी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। शिफा यूसुफजई साहिबा और राय साकिब खरद साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा। 2024 के हवाले से कल हमने बड़ी डिटेल से प्रोग्राम किया था, अब जरा आने वाले साल के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं 2025 में यही कंपनी चलेगी? बिल्कुल चलेगी जी, 2026 में भी चलेगी, अच्छा 2027 में भी चलेगी, 2028 में भी चलेगी। और लेकिन ये होता है कि कोई भी नागहानी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई गैर मामूली वाक़या हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अगर आज के वेरिएबल्स ले लें, आज के जो हालात हैं, जो मारूजी हालात हैं, जो कुछ है उसके मुताबिक तो इसमें कोई ऐसा इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है या कोई ऐसी जो रास्ते में रुकावट नहीं है कि ना चल पाए। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब आपकी भी यही राय है? आपके ख्याल में 2025 में यही कंपनी चलेगी? देखें, कंपनी से मुराद हुकूमत है और फ़ौज मिल के जो निज़ाम चला रहे हैं, तो मेरे हिसाब में तो यही चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा भौचाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपके अगले सवालात में उसकी मज़ीद तफसील भी मौजूद होगी। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई जौहरी तब्दीली नहीं आ रही। दो पैनलिस्ट का तो यही कहना है कि उन्हें लग रहा है कि यही निज़ाम जो है वो चलेगा। नुसरुल्लाह मलिक साहब आपसे राय लेना चाहेंगे, आपकी नज़र में भी 2025 यही सिस्टम चलता रहेगा आगे? मुझे लगता है कि हुकूमत जाने के इम्कानात तो बड़े कम हैं। हालात ऐसे नहीं हैं पाकिस्तान में कि हुकूमत को रुखसत कर दिया जाए, और जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान दो चार है जिनसे, इन हालात में हुकूमत का जाना, फौरी इलेक्शन का हो जाना या हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आना, इसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। मईशत के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इस रीजन के अंदर, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सियासत हो रही है अपोजिशन और हुकूमत की, इन हालात में मुझे लगता है ये है कि यही हुकूमत चलती रहेगी। तो यानी अब हमारे 3 मेहमानों का ये मानना है कि सिस्टम यही, कंपनी यही, हुकूमत यही चलेगी। अजमल जामी साहब आपकी राय क्या है? 2025 में यही निज़ाम चलेगा, यही कंपनी चलेगी? बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये कंपनी पे मुनहसर है कि कंपनी चलना चाहती है या नहीं, क्योंकि जो मंजरनामा जैसे बदला है बिलखुसूस बैन अल-अक़वामी, और जो आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो अमेरिका से हों, बरतानिया से हों, EU से हों, वो हमें ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है बैसियत पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी के तौर पर, काश ऐसी नौबत ना आती, काश हम खुद अपना घर दुरुस्त कर लेते, इन ऑर्डर कर लेते और ये नौबत ना आती। तो इससे जो इंटेंट नज़र आ रही है मुझे इंटरनेशनल पावर्स की टूवर्ड्स पाकिस्तान, उससे मैं तशवीश में मुब्तला हूँ। तो ये कंपनी के ऊपर मुनहसर है कि कंपनी क्या हाउस इन ऑर्डर करती है, मामला फहमी करती है, और PTI भी 2 कदम पीछे होती है या नहीं होती, क्योंकि कंपनी के पास खुद इस चीज़ की गारंटी है कि चलना है या नहीं चलना। वगरना तो कुछ अमरीकी सेनेटर्स ऐसे भी हैं, रिपब्लिकन खन्ना जैसे, जिन्होंने ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात की बल्कि नए इंतखाबात की मांग भी करती है, विच इज़ अलार्मिंग। तो कंपनी पे मुनहसर है, क्योंकि सफ़े तो हमेशा एक ही होते हैं, लेकिन कब सफ़ा पाट जाता है ये हमें फिर तभी पता चलता है जब इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म होता है। शिफा यूसुफजई साहिबा आपकी क्या राय है 2025 के हवाले से? जामी साहब तो समझते हैं कि डिपेंड करता है कि हालात कब तब्दील हो जाएं, कुछ पता नहीं लगता, लेकिन आपकी क्या राय है? यही कंपनी 2025 भी गुजारेगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो यही लगता है कि 2025 में भी कंपनी यही चलेगी, लेकिन इसका बड़ी हद तक दारोमदार उस कंपनी पर होगा जिस कंपनी की ये मिल्कियत में है। अगर उस कंपनी ने फैसला कर लिया कि नहीं ये कंपनी चेंज करनी है या बदलनी है, तो फिर इस कंपनी के लिए ज़रा मसाइल हो जाएंगे। अदरवाइज़ यही कंपनी चलेगी। अगर पीपल्स पार्टी ने कोई इस किस्म का फ़ैसला किया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस नहीं हो रहे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जूं के तू मौजूद हैं और PMLN उसके हवाले से कुछ नहीं कर रही, तो फिर यकीनी तौर पर PMLN के लिए मसला होगा। तो फिर PMLN के लिए मसला होगा। राय साकिब खरद साहब,
आपकी क्या राय है? हमारे तकरीबन तमाम पैनलिस्ट फिलहाल यही समझ रहे हैं कि कंपनी यही चलेगी, आपकी भी यही राय है? जी, 2025 में यही कंपनी चलेगी। इसके ऊपर वही जुमला याद आ गया मुझे सुहेल वड़ाइच साहब का। वी रिमेंबर दैट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट एक सफ़े पर थी तो तब भी ये कभी 5 साल का प्लान सामने आता था, कभी 10 साल का प्लान अंडर डिस्कशन आता था। और ये बहुत सारे सहाफ़ी, हमारे डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे वो तब ये क्लेम किया करते थे कि जनाब अगले 10 साल के लिए यही इंतज़ाम चलेगा, 10 साल के लिए यही कंपनी चलेगी। बट वी ऑल सॉ दैट कि 2019 में क्या हुआ, जो ख्वाजा साहब जो क्लेम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ख्वाजा साहब कौम के साथ शेयर कर चुके हैं कि 2019 के अंदर ही कंपनी ने अपने प्लान्स चेंज कर लिए हुए थे और PMLN को ऑन बोर्ड ले लिया हुआ था कि पहले आप पंजाब ले लीजिए अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ साहब, और उसके बाद फिर एट सम पॉइंट वफाकी हुकूमत भी आपके हवाले करती जाएगी। पाकिस्तान में लेट्स नॉट फॉरगेट दैट के इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टेक होल्डर्स में से एस्टैब्लिशमेंट एक है हमारी व्हेन इट कम्स टू द नेशनल पॉलिटिक्स। तो उनके अंदर क्या चल रहा होता है वो शायद सियासतदानों को खुद भी नहीं पता होता। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं 2024 के इख्तिताम पे, तो ऑब्वियसली PMLN और PMLN के तमाम स्टेक होल्डर्स तो इस टाइम के ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि यही कंपनी चलेगी और अगले 10 साल चलेगी। बट इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, और वो तो एक सवालिया निशान है, बट मुझे ये इसी तरह निज़ाम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एवरी पासिंग डे प्रॉब्लम्स हुकूमत की, इस इंतज़ाम की, इस सारे अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमने मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत के बारे में तो काफ़ी बात हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि इस वक्त तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनी हुई है, अब 2025 में भी यही निज़ाम चलता हुआ नज़र आ रहा है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही रहेगी? हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपकी राय? मेरा ख्याल है कि शायद वो रहे, क्योंकि वो एक ऐसी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उस पर ना एस्टैब्लिशमेंट को इतराज़ है और इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से उनको मुकर्रर किया है, तो इसलिए वो रहेगी। अच्छा, आपके ख्याल में वो भी रहेगी? नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय है सर? मेरे ख्याल में कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छी बच्चों की तरह हुकूमत अली अमीन गंडापुर सब चला रहे हैं। उनके जो नज़रियात जो हैं, उनकी तकारीर, उनके जलसों से खिताब या उनका जो अंदाज़ सियासत है, उसको अगर आप साइड पर रख कर देखें तो कोई ऐसी टेंशन वाली कैफियत है नहीं। हाँ, अलबत्ता उन्हें गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसका वो इजहार उनकी पार्टी भी बारहा करती रहती है कि जी जलसे जुलूस भी चलते रहें लेकिन गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश की जाए। मलिक साहब की राय तो हमने जान ली। अजमल जामी साहब, आप क्या समझते हैं 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी? रहनी चाहिए। 2/3 से लोगों ने उन्हें मुंतखब किया, उनका मैंडेट है। ये अब सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। जिसका जो मैंडेट है उसे हक होना चाहिए राज करने का, क्योंकि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। और जब तक पाकिस्तान इस डगर पे नहीं चलेगा कि जिसका मैंडेट है उसको मिले, तब तक सियासी इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। और जो अभी भी हम सियासी अदम इस्तेहकाम को फेस कर रहे हैं, उसकी बुनियादी रीज़न भी यही है कि मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। मैंडेट का एहतराम किया जाता तो आज ये नौबत ना होती, ये नौबत ना होती। शिफा यूसुफ ज़ही साहिबा, आपकी क्या राय है? 2013 से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की हुकूमत कायम है, 2025 में भी आपके ख्याल में हुकूमत रहेगी? 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में ही हुकूमत रहेगी PTI की, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर PTI की 2/3 मेजॉरिटी है। वहाँ पर उस तरह से PTI की गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई ख़तरा है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर राज वगैरह की कोई कहानी नहीं है PTI में। PTI जो है खैबर पख्तूनख्वा में खासी स्ट्रॉन्ग है, न्यूमेरिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में किसी तरीके से गवर्नमेंट का कोई चेंज मैं नहीं देख रही। आप चेंज नहीं देख रही? राय साकिब खरल साहब, आपकी क्या राय है? 2025 और KP के हुकूमत, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फिर वही पहले सवाल का जो जवाब था उसी के अंदर इसका भी जवाब है। क्या 2025 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज इट इज़ सब रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करके चलने को तैयार है कि हुकूमत बन चुकी है, शहबाज लेड गवर्नमेंट है, इसी तरह चलेगी? तो उसका जवाब है ना, वो मानने को तैयार नहीं है। और अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कैसे ऐसी कैसे चल सकती है? क्योंकि डिमांड एक ही, जो मेन डिमांड समझ आती है स्टेबिलिटी के लिए, वो तो ये है कि जनाब किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए या इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। और अगर इन दोनों सूरत हाल में गवर्नमेंट साथ चलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स का कोई मिडवे निकालने की कोशिश करती है, तो ऑब्वियसली फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी वो भी जाएगी, तो तभी नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आई थिंक अगर ये निज़ाम चलेगा, जो कि मेरे नज़दीक बहुत मुश्किल है 2025 में चलना, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ऐसी की ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही चलती रहेगी। अच्छा, आमिर इलियास राणा साहब, आपकी क्या राय है KP के गवर्नमेंट के हवाले से? मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जब तक अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब होना, 30 घंटे गायब होना,
और 26 नवंबर को बेगम बुशरा और उमर अयूब के साथ वहाँ से सेफ़ पैसेज मिलने के बाद निकल जाने की असल कहानी नहीं बनाते। मेरे ख्याल में इनकी हुकूमत चलती रहेगी, इनको कोई ख़तरा फील नहीं होगा, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ठीक खेल रहे हैं और इमरान खान के साथ भी। अच्छा आमिर साहब, आपने ये इंटरेस्टिंग आपने टेक दी कि ये जो गायब हो जाना है यही शायद इस निज़ाम के चलने की गारंटी है। लेकिन एक और चीज़ हमने देखी और अनहोनी चीज़ देखी हमने 2024 में कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है ये आपस में काफ़ी करीब आ गए, ख़ास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान। 2025 में आप समझते हैं कि दोनों मिल के कोई तहरीक चला सकते हैं? देखिए, कोई हुकूमत बहुत बड़ा ब्लंडर ना मार दे जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई रास्ता ना हो। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी, ना स्टेट चाहेगी कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ मिल जाएं। और दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिसी का मसाइल बने हुए हैं, अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान दोनों डेरा इस्माइल खान से हैं और दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान की पूरी पार्टी को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो KP में हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इनके नुकसान का वो PTI को हुआ है। तो ये अपने अपने मुतालबात के लिए बात भी करते रहेंगे जैसे 26वीं तरमीम पे थी, और अकड़ भी दिखाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि PTI ख़ुद अभी तक कंफ्यूज है तहरीक चलाने में। जो वो कह रहे हैं ना कि पहला मरला हमारा रेमिटेंस के तरसीलात ज़र बंद कर दें, वहाँ से लोग पैसे ना भेजें, ये एक लंबा प्लान है। इमरान खान को समझ आ रही है, चढ़ाई करके उन्होंने 26 नवंबर का नतीजा देख लिया और ये सब लोग थक गए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इकट्ठे चल सकेंगे। अजमल जामी साहब और आमिर इलियास साहब समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर कोई ब्लंडर ना हो गया तो वो और बात है। आपकी क्या राय है, 2025 में हम मौलाना को और इमरान खान साहब को इकट्ठे देख सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इनकी आपस में कुर्बतों के कई एक इम्कानात पैदा हुए थे, लेकिन हज़रत मौलाना और तरह के सियासतदान हैं, वो इनडिफरेंट हैं। उनकी मामला फहमी और उनके जो अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए वो दबाव के साथ साथ डायलॉग का ऑप्शन भी खुला रखते हैं। चाहे 26वीं तरमीम हो या मदारस का मामला, आपने देख लिया हाउ डिड ही प्रिवेल। मौलाना के बारे में जो अपोजिशन अलाइंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि मौलाना उस ट्रेन का इंजन बने और वो उस इंजन की क़यादत में वो ट्रेन आगे चले और अपोजिशन का बड़ा अलाइंस बने। लेकिन मौलाना ने ये ऑप्शन कबूल नहीं की। मौलाना अपनी इंडिविजुअलिटी और जो उनकी यानी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि मौलाना इनके साथ मिल के कोई बड़ा एहतजाज में शामिल होंगे। हाँ, अपोजिशन की साइड वो रखेंगे ज़रूर, वो जो हुकूमत मुखालिफ उनका बयानी है वो रखेंगे, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज़रूरी है। अब नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय है इस सवाल पे? मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ दोनों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं है और दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं। मौलाना फजल रहमान हों या तहरीक इंसाफ हों, इनका आपस में मिलना, बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, डायलाग करना, किसी इत्तेहाद की तरफ बातचीत करना, ये होता रहेगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान के लिए तहरीक इंसाफ काबिल कबूल नहीं है और तहरीक इंसाफ के लिए मौलाना फजल रहमान काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि दोनों का होम ग्राउंड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो हमारे अब तक 3 पैनलिस्ट की यही राय है कि नहीं नज़र आते दोनों इकट्ठे चलते हुए 2025 में। शिफा यूसुफजई साहबा, कोई सोच नहीं सकता था कि आपस में ऐसी कोऑर्डिनेशन कभी होगी जो हमने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हमने देखी। अब क्या 2025 के अंदर भी हम एक अनहोनी देख सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं अननेचुरल अलायंस। ये एक अननेचुरल अलायंस है। और 26वीं तरमीम की जब बात हुई थी और ये लोग बैठ रहे थे साथ, मुझे उस वक्त भी ये लगता था कि मौलाना साहब और PTI बेशक बैठें साथ, ये मामलात इकट्ठे तय करें, लेकिन ये कोई बड़ा लॉन्ग टर्म किस्म का प्लान इकट्ठे बना नहीं सकते। और कोई ऐसी तहरीक भी मैं इन दोनों के दरमियान चलते हुए नहीं देख रही। उसकी एक वजह ये भी है कि देखें 2024 गुजरा और 2024 खासा एक सख्त साल था PTI के लिए। 2023 भी था, 22 भी था वैसे तो, लेकिन 2024 भी बड़ा सख्त साल था PTI के लिए। कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो PTI के ऊपर पहाड़ नहीं तोड़े गए। लेकिन उसके बावजूद अगर PTI मौलाना के साथ या मौलाना PTI के साथ नहीं बैठ पाए या नहीं कोई इस किस्म का कोई अलायंस बना पाए, हालांकि मौलाना साहब की भी कुछ खासी नाराज़गियाँ गवर्नमेंट से रही हैं पिछले 1 साल में अगर हम देखें, चाहे वो 26वीं तरमीम का मामला हो या कोई और वजूहात हो, मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हो। तो अगर मौलाना और PTI इकट्ठे इस चीज़ पर नहीं बैठे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे उनके बैठने का कोई इम्कान है। तो आपकी भी यही राय है कि आपस में कोई अलायंस नज़र नहीं आता। राय साकिब खरल साहब, काफ़ी लोग ये समझ रहे थे कि अगर इन दोनों का इत्तेहाद हो जाता है हुकूमत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या 2025 में ये मुमकिन होता नज़र आ रहा है आपको? मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ, देखिए 2-3 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी अपोजिशन के पास मुत्तहिद होने की। एक 26वीं आईनी तरमीम थी, हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के कुर्बतें बहुत बढ़ती गई, बट एट दैट टाइम भी कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका।
मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट के साथ चले गए, उन्होंने वोट कर दिया 26वीं यानी तरमीम के लिए। उसके बाद मदारिस बिल था जिसके ऊपर एक बार फिर से लग रहा था कि कोई ग्रैंड अपोजिशन डायलॉग या ग्रैंड अपोजिशन का इत्तेहाद अलायंस बनते हुए दिखाई दे, लेकिन वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इवन एट दैट टाइम वो नहीं बन सका। उसके बाद उसी सारे फेज़ के अंदर एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की पार्टी की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से आई कि खान साहब की ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें। तो उसके ऊपर कामरान मुर्तज़ा साहब का एक जुमला एक निजी टेलीविज़न के ऊपर बड़ा बामानी जुमला था कि बीइंग अ वर्कर ऑफ अ पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए मुझे बुरा लगेगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद इमरान खान साहब से मिलने जेल तशरीफ़ लेकर जाएँ, कोई दूसरे या तीसरे दर्जे की लीडरशिप जो है उसको जाना चाहिए इमरान खान साहब से मिलने। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस कदर दूरियां माजी में रही हुई हैं वो एट वंस ख़त्म नहीं हो सकती। मैं एक चीज़ तो मुमकिनात में से देख सकता हूँ कि इन डेज टू कम इन फ्यूचर सम हाउ मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सम हाउ कोई पावर शेयरिंग का फार्मूला तो बना ले, लेकिन इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी होती मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, पावर शेयरिंग अलबत्ता हो सकती है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, बड़ा तजुर्बा है सर, आपने सियासत को कवर किया है, ये अनहोनी 2025 में हम देख सकते हैं कि पीटीआई इमरान खान साहब और मौलाना साहब करीब आ जाएं और कोई तहरीक चला लें? मेरा ख्याल है कि बहुत सी तब्दीली आएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हो चुकी हैं तो इसके तनाजुर में आप देखें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो इन सज़ाओं की वजह से तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो 24 नवंबर को उन्होंने निकाला था, एक जो डी चौक आने का अज़्म किया था और उसकी जो भी उसके फिर नताई निकले, या उसके बाद उन्होंने जो पूरा प्रेशर दिया था सिविल नाफरमानी का और तरसीलात ज़र रुकवाने का, तो उसके पीछे यही था कि सज़ाएँ उनकी किसी तरीके से जो है वो उनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ सके। तो अब इस सूरत हाल में चूँकि नई सूरत हाल है, मैं तो ये भी देखता हूँ कि शायद हो सकता है कि अब इस मामला करने में तहरीक इंसाफ चूँकि मज़ीद उसकी पोजीशन जो है वीक हो गई है, इमरान खान साहब की पोजीशन वीक हो गई है, तो हो सकता है कि उनको बहुत कुर्बानी देनी पड़े। हो सकता है तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम नून को उसमें सपोर्ट करे हुकूमत में, और ये वो गिव एंड टेक होगा जिसमें इमरान खान साहब को शायद फिर कुछ थोड़ी बहुत कोई वहाँ से फिर कंसेशंस मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो उनके पास सज़ाएँ नहीं थी, एक वक्त तक तो सज़ाएँ नहीं थी, अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तो इमरान खान साहब की चूँकि आपने बात की 2025 में, न्याई साहब आपको लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी या फिर आपको लगता है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा? मेरा ख्याल है मिलिट्री ट्रायल का भी उसने ऑप्शन ओपन रखना है, और वो जो है वो 9 मई के ऊपर होगा, जैसे कि 9 मई के मुलजमान को उन्होंने बड़ी सख्त सज़ाएँ सुनाई हैं, 10-10 साल कैद बामुशक्कत और इस तरह की। तो खैर एनीवे देखते हैं कि किस ऊँट किस करोड़ बैठता है, लेकिन यह कि हर चीज़ का इम्कान मौजूद है। अच्छा, हर चीज़ का इम्कान मौजूद है। नसरुल्लाह मलिक साहब, 2025 इमरान खान साहब की रिहाई का साल होगा या मिलिट्री ट्रायल का साल होगा? इमरान खान साहब की रिहाई एक बड़ा मुश्किल सवाल है। यानी पहले अशरा जो है, यानी आप पहले 3-4 माह जो हैं 2025 के, उसमें इमरान खान साहब रिहा होते हुए नज़र नहीं आते। अच्छा, लेकिन ये देखना कि इमरान खान साहब पीटीआई बिहेव कैसे करती है, इसके बाद कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो सकेगा। अच्छा, अजमल जामी साहब, आपकी क्या राय है सर, खान साहब की रिहाई या फिर मिलिट्री ट्रायल? आई थिंक ये तो सबसे अहम सवाल है, और इसके ऊपर तो सितारा शनास क्या, नजूमी क्या, वो भी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि 2025 में क्या होगा। मेरा ख्याल है मिड ऑफ 2025 जो है, हल्की फुल्की सितारा शनासी मुझे भी आती है, ये शौक़ है, तो मैं सियासी अफकार से बात नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है मिड ऑफ 2025 तक इस मामले में आसार वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। मज़ीद उन्हें लंबा अरसा अंदर रखना शायद अब मुश्किल हो जाए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आमिर इलियास राना साहब, आपकी सियासी समझबूझ क्या कहती है सर, खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा 2025 में या फिर उनकी रिहाई होगी? इमरान खान खुद तय कर लेंगे ये अपनी। खुद तय करने से मुराद ये नहीं है कि वो बटन दबाएंगे, उनका बिहेवियर तय करेगा कि वो फ़ौज के साथ, फ़ौज को घुटनों के बल ला के समझते हैं कि वो सियासत कर सकेंगे, जो अब तक तो वो नहीं कर सके पूरा जोर लगा के। तो 25 में भी जब तक इमरान खान खुद भी पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पार्टी को बाख्तियार नहीं करेंगे, तो उनकी सियासी मुश्किलात में तो इजाफा होगा। और अभी चूँकि हम बात करें, क्योंकि मंडे वाले दिन फैसला आ रहा है उनका 190 मिलियन पाउंड का, और उसमें भी सज़ा होगी।
शिफा यूसुफ ज़ई साहबा, आपकी क्या राय है 2025 के हवाले से? खान साहब के लिए रिहाई है या मिलिट्री ट्रायल है 2025 में? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हर शख्स इस पे बड़ी कयास आराइयाँ कर रहे हैं, तो मैं भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये कयास आराइयाँ करूँगी कि 2025 में इमरान खान रिहा होंगे। 12 माह का मज़ीद अरसा वहाँ पर जेल में उनका मुझे नहीं लगता कि उनसे गुजरवाएंगे जो उनको वहाँ पर रखना चाहते हैं। 9 मई के मुकदमात की अगर बात हो, और चूँकि आपने मिलिट्री ट्रायल का भी जिक्र किया, तो 9 मई के भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं रावलपिंडी अदालतों से, लाहौर अदालतों से, जिसमें इमरान खान को बरी किया गया है। हाँ, अगर फैज़ हमीद साहब अपने ट्रायल में, मिलिट्री ट्रायल में ऐसी कोई बात करें कि हाँ भाई मुझे तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रही थी और मैं उसकी बेस पर इस एजिटेशन को लेकर ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, या मुझे इमरान खान ने कहा और मैंने फिर ये बात जाकर आगे की और लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया और एक 9 मई करवाया, तो उस सूरत में तो चांसेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज़ कोई इस किस्म की गवाही देंगे कि जिसमें वो यही कह दें कि हाँ भाई इमरान खान ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी और इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं जाकर 9 मई का जो एजिटेशन थी वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। ठीक, तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री ट्रायल की तरफ बात इमरान खान की लेकर जाएगी। राय साकिब खरल साहब, आपकी क्या राय है? शिफा साहिबा समझती हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है 2025 में, आपकी क्या राय है? रिहाई होगी या फिर मिलिट्री ट्रायल होगा? दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, और अगर फिर ये मिलिट्री ट्रायल होता है तो फिर पता नहीं हम पूरी दुनिया को आंखें दिखाकर इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि हम पूरी दुनिया की नापसंदीदगी, उनकी नाराज़गी, उनका रद्द-ए-अमल भी अफोर्ड कर सकते हो। रही बात इमरान खान साहब की रिहाई, तो देखिए पूरी दुनिया के पॉलिटिकल डायनामिक्स जिस तरह बदल रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डायस्पोरा जो वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका में, वो लोग बैंक कर रहे थे कि जनाब समहाउ जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे इन 2 वीक्स, अराउंड 2-3 वीक्स टाइम, तो इमरान खान साहब की रिहाई में शायद वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे। फिर हमारे पास एक सीरीज़ है रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स की, और बहुत सारे और पार्लियामेंटेरियंस वहाँ के, कांग्रेसमैन, बहुत सारे वहाँ के लोग जो हैं उनकी भी हमारे पास ट्वीट्स और उनका भी रद्द-ए-अमल मौजूद है। देखिए चीज़ों ने इवेंचुअली बदलना तो है। अच्छा, अब मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करना चाहूँगा। कल भी हमने इस सिलसिले में वैसे सवाल किया था। 2025 में, अभी तक तो हमें 2024 में मियाँ साहब बिल्कुल खामोश दिखाई दिए, 2025 में क्या वो मुतहरिक होंगे या फिर अपने सियासी जानशीन का वो ऐलान करेंगे? नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी राय? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब तो अपने सियासी जानशीन मरीम नवाज शरीफ साहबा का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ अमली सियासत में आपको नज़र भी नहीं आते। उनकी ख्वाहिश यही थी कि उनकी बेटी मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बने, साथ दूसरी ख्वाहिश ये थी कि पार्टी के अंदर वो काबिल कबूल हों पार्टी की लीडरशिप के हवाले से। तो मेरे ख्याल में जो इक्का दुक्का अफराद थे पार्टी के अंदर जो मरीम नवाज़ साहबा की जो है वो लीडरशिप को कबूल करने को तैयार नहीं थे, वो साइड लाइन हो गए, पार्टी छोड़ के चले गए। बाकी सारी पार्टी मरीम नवाज़ शरीफ के साथ चलने को तैयार है, और मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ शरीफ मियाँ नवाज़ शरीफ की जगह पार्टी की लीडरशिप के हवाले से ले चुकी हैं। हफीजुल्लाह न्यारी साहब, सर आपकी क्या राय है मियाँ साहब के हवाले से? 2025 में आपको नज़र आ रहे हैं अब वो मुतहरिक होंगे या नहीं? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की सियासत बहुत मुश्किलात का शिकार रहेगी सियासत, क्योंकि इक़्तिदार उनके पास है, तो इक़्तिदार में तो स्पेस जो कुछ थी उनके सामने है, उनके पास है, उनके इस्तेमाल में है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। ऑपोजिशन की स्पेस जो है वो उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप एक वक्त में आप जो है इक़्तिदार में भी हों और अपोजिशन में भी हों, ये मुमकिन नहीं है। और जबकि इमरान खान साहब जो है मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ वो स्पेस अपने का जो है कब्ज़े में ले चुके हैं अपोजिशन की, तो इसके लिए स्पेस होती है सियासत में। तो अपोजिशन में आप स्पेस जो है थोड़ी बहुत किसी ने शेयर की तो मौलाना फजल रहमान करेंगे। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, मियाँ साहब के हवाले से आपकी क्या राय 2025 में? कोई बड़ी तब्दीली मुझे नहीं लग रही। नवाज शरीफ ऐन मुमकिन है आगे चल के मरीम नवाज़ को पार्टी का सदर बना दें, और वो बिल्कुल घूमें फिरें एक स्टेटमेंट के तौर पे, यहाँ पे भी रहें, दुनिया में भी जाएं, लेकिन एक्टिव पॉलिसी मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में आना और उस तरह करना जैसे हम सब तवक्को कर रहे थे कि 21 अक्टूबर को जब वो आए थे और वो बहुत निकलेंगे आगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने फिर ख़ुद को पीछे किया, बेटी और भाई को बिलतरतीब वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनवा दिया। तो मुश्किल लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। बस वो मीटिंग्स में और कोई जहाँ पॉलिसी मैटर होंगे कि जहाँ फैसले लेने वहाँ वो ज़रूर आएंगे।
अच्छा, वहीं पे आएंगे। शिफा यूसुफजई साहबा, 2025 नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप समझती हैं अब एक्टिव होना शुरू होंगे, मुतहरिक होंगे, या फिर अपने सियासी जानशीन की तरफ ही सब कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे? अच्छा, नवाज शरीफ साहब के जहाँ तक मुतहर्रिक होने की बात है, देखें जब तक उनके अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं, पावर उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उनका है, तो तब तक नवाज़ शरीफ साहब क्या ही मुतहर्रिक होंगे। मतलब मुझे ये नहीं वैसे समझ में आता कि नवाज़ शरीफ साहब की मुतहर्रिक होने में मैं क्या बताऊँ आपको। जब तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तब तक नहीं लगता मुझे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपने तौर पर सियासत में मुतहर्रिक होंगे। उनकी बेटी जो है, जो सियासी जानशीन वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं अपनी, वो है मरीम नवाज़ साहिबा, वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं। तो इससे ज़्यादा अनाउंसमेंट क्या होगी अपने सियासी जानशीन की। और वो तो जब इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले भी गालिबन, अगर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो 2-3 मरतबा अपनी तकरीरों में वो ऐसा कर चुके हैं कि वो पहले तकरीर खुद करते थे और फिर वो मरीम साहिबा की तरफ माइक जो है वो पोडियम उनको दे देते थे, फिर मरीम साहिबा आके तकरीर करती थी। तो सियासी जानशीन का ऐलान तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से हो गया है, विच इज़ वाई मरीम नवाज इज़ द सीएम पंजाब। ठीक, तो मुतहरिक होना ज़्यादा मैं नहीं उनका देख रही। नहीं, मुतहरिक नहीं होता हुआ आप देख रही। राय साकिब खैर साहब, आपकी क्या राय है मियाँ साहब के हवाले से? मेरे नज़दीक तो नवाज शरीफ साहब टेक्निकली अपने सियासी जानशीन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट पंजाब में एक इशारा था कि PMLN की फ्यूचर लीडर मरीम नवाज साहिबा होंगी, और फिर बहुत सारे हमारे सीनियर लोग ये भी क्लेम करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के तमाम स्टेप्स में नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद उनको हासिल होती है, उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस उनको हासिल होती है। और जिस कदर डॉर्मेंट रहे नवाज शरीफ साहब इस 8 फरवरी के इलेक्शन से आज तक, दिसंबर के एंड तक 2025 में हम एंटर होने जा रहे हैं, जहाँ तक वो डॉर्मेंट रहे, ये वो टाइम था कि जहाँ पर PMLN को एक्चुअली एक लीडर की तलाश थी या ज़रूरत थी। जब नवाज शरीफ साहब ने लीडरशिप की ज़रूरत थी वो टाइम निकाल दिया हुआ है, तो उसके बाद कोई ऐसा चांस मुझे दिखाई नहीं देता कि जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई नया नैरेटिव बना सकें, क्योंकि लीडर का काम ही नैरेटिव बनाना होता है, लीडर का काम ही अपनी सियासी वर्कर को, सियासी जमात को लीड करना होता है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब लीड करना भी चाहें, मुतहर्रिक होना भी चाहें, तो मेरे नज़दीक वो एक इररेलेवेंट या पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख, नून लीग की सियासी तारीख में वो अपनी जगह पे नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवा चुके हुए हैं। अजमल जामी साहब, आपकी क्या राय है मियाँ साहब के हवाले से? 2025 में मियाँ साहब मुतहर्रिक होंगे या मरीम नवाज साहिबा या अपने सियासी जानशीन की तरफ ही सब कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे या उनका ऐलान कर देंगे? मेरा ख्याल है मियाँ साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, जो किरदार उन्हें अदा करना चाहिए था एक बुज़ुर्ग और बड़े रहनुमा के तौर पर जरदारी साहब के साथ मिलके, मौलाना के साथ मिलके, वो तो नज़र नहीं आए। अब भी मुझे लगता है कि वो शायद इस किरदार में कोई मज़ीद जान डालना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा आराम पसंद हैं, आराम करना चाह रहे हैं, शायद उन्हें यही सूट करता है। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साल 2025 कैसा होगा? मुख्तलिफ तजियाकार हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं जामी साहब आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ। 2025 में जाहिर बात है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमने सोसाइटी में देखी है वो सियासी पोलराइजेशन है, अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे से बातचीत करना भी सही तरह गवारा नहीं किया जाता और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 2025 में आप पोलराइजेशन, ये जो सियासी पोलराइजेशन है, इसमें मज़ीद इजाफा होता देख रहे हैं या आपकी नज़र में इसमें कमी आएगी? पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है बदकिस्मती है पाकिस्तान में जिस हद तक आ चुकी है, उसके ज़िम्मेदार मेरे हुक्मरान हैं, मेरी पॉलिटिकल एलीट है, मेरी सियासी जमातों के कायदीन हैं और उनके चाहने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अक्रॉस दी बोर्ड। ये जो पोलराइजेशन है ये मुझे उसी सूरत में कम होती दिखाई देती है कि अगर डायलॉग के नतीजे में को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो फ़रीक़ैन को काबिल कबूल हो। अगर एक मकबूल तरीन फ़रीक़ को ताकत के बलबूते पर मज़ीद दबाया गया तो ये पोलराइजेशन और बढ़ेगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय है इस सियासी पोलराइजेशन के हवाले से? डिपेंड करेगा तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर और हुकूमत की तरफ से रवैये के ऊपर। हुकूमत को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और ख़ास तौर पे PTI को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए। मुल्क सियासी इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर सियासी इंतशार रहेगा तो इकानमी नहीं संभलेगी, इकानमी नहीं संभलेगी तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। लग ये रहा है कि 2025 के आगाज़ में शायद कुछ पेशरफ्त हो सकती है,
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर इत्तेफाक राय पैदा हो जाए कि इन चीज़ों पे लाइन क्रॉस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी और हुकूमत की तरफ से इन चीज़ों पे दबाव PTI के ऊपर नहीं डाला जाएगा। कुछ मुकदमात के फ़ैसलों के हवाले से, कुछ गिरफ्तारियों के हवाले से, कुछ एहतजाज के हवाले से पुरअमन एहतजाज की इजाज़त भी शायद PTI को मिल जाए। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल बनी हुई है कि बिल्कुल एक मार दो या मर जाओ, इस सियासत से PTI अगर पीछे हटती है तो फिर ये हालात बेहतर हो सकते हैं। आमिर इलियास राना साहब, आपकी क्या राय है? ये जो अदम बर्दाश्त है, सियासी अदम बर्दाश्त, पोलराइजेशन, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है 2025 में या इसमें कमी नज़र आएगी? मुझे लग रहा है कि इसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक तमाम अफ्रीकैन अपनी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। वरना तो इनकलाब 2 मिनट में आ सकता है कि सब एक एक कदम पीछे हटें और बैठ के बातचीत के लिए चल पड़ें। असल बात फिर वही है कि इमरान खान का अपना रवैया क्या होगा। वो तो मीटिंग्स पहले भी होती रही और वो वीटो कर देते हैं कि नहीं, मैं फैसला नहीं मानता। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तब्दीली आ रही है इसमें। सियासत इसी तरह हमारी उतार चढ़ाव के साथ जारी रहेगी। राय साहब, आपकी क्या राय है इस पोलराइजेशन को लेकर 2025 में? इन 2 सालों के अंदर एक सियासी जमात बाय नेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कॉर्नर रही, नफरतें बढ़ती गई। अब अगर हालात वाक़यात कुछ बदलते हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ें की जाती हैं, तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जैसे कुछ पॉलिटिशियन बीच में हमेशा ये एक बयानिया भी बनाते रहे कि जनाब सहूलतकारी इमरान खान साहब की अभी भी जारी है, और अगर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, ये लिख लीजिए कि कल को जिस जगह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, कल को उसी जगह पे PMLN खड़ी होगी और फिर पंचिंग बैग कोई थर्ड पार्टी होगी, कोई थर्ड फोर्स होगी। सो सियासी पोलराइजेशन एट वंस ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। शिफा यूसुफजई साहिबा, 2025 में ये सियासी पोलराइजेशन आपकी नज़र में कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? पोलराइज तो बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी हम, इससे ज़्यादा और क्या पोलराइजेशन होगी और इससे ज़्यादा और कितने पोलराइज्ड होंगे? अल्लाह ना करे कि इससे ज़्यादा हम पोलराइज्ड हों। मेरा ख्याल है दिस इज़ द क्लाइमेक्स जो हमने पोलराइजेशन का देखना था वो देख लिया है। अब इससे ज़्यादा मामलात और बिगड़ नहीं सकते, उनको बेहतरी की तरफ ही लेकर आना होगा, विच इज़ वाई गवर्नमेंट एंड PTI बोथ आर ऑन द टॉक्स, मतलब ऑन द टेबल राइट नाउ। मैं अब ज़रा थोड़ा सा फोकस जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। शिफा साहब, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। जारी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो है आपसे कुछ दिन के बाद अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। अब क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? पाक अमरीका ताल्लुकात कैसे रहेंगे आने वाले साल में? हाँ जी, सदर ट्रंप जो है अमेरिका में हल्फ उठा लेंगे और पाक अमेरिका ताल्लुकात देखें वो वैसे ही रहेंगे। उस पर ज़्यादा क्या मैं बात करूँ, वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो आज हैं। उनमें ना कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी, ना कोई बहुत ज़्यादा वो डिटीरियरेट करेंगे। वो जैसे ताल्लुकात हैं, हॉट एंड कोल्ड किस्म का मामला वहाँ पर चलता रहेगा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सर आपकी क्या राय होगी? पाक अमरीका ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं आने वाले चंद महीनों में? बहुत ख़राब होंगे। कभी भी पिछले 8-10 साल से आइडियल नहीं रहे और एक हचकोले खाते हुए थे, क्योंकि छोटे छोटे फ़ायदे थे। अफगानिस्तान से निकलना था तो उसके लिए थोड़ी बहुत पाकिस्तानी मदद चाहिए थी। तो अब तो अमेरिका के और पाकिस्तान में बज़ाहिर कोई स्टेक्स नहीं है, बल्कि अब तो शायद उनके पास शाम के मुल्क के पे कब्ज़ा के बाद या उसको डिस्टेबलाइज करने के बाद या उसको मुल्क को डिसफंक्शन करने के बाद अमेरिका के पास अब आसानी हो गई है कि ईरान और पाकिस्तान के ऊपर हर तरह के दबाव प्रेशर डालेगा। तो अमेरिका से मज़ीद प्रेशर आएगा, दबाव आएगा कि किसी तरीके से वो इसराइल को भी हमसे तस्लीम करवाना होगा और चाइना को भी यहाँ से महदूद करना होगा। तो इसके लिए बहुत हमारे पे दबाव आएगा अमेरिका की तरफ से, बहुत दबाव है हमारे ऊपर। अजमल जामी साहब, अब जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे फोकस कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और शायद उससे उनकी जो किस्मत है वो तब्दील हो जाएगी, इमरान खान साहब की या PTI की। तो पाक अमरीका ताल्लुकात को किस तरह एनालाइज करेंगे आने वाले साल में आप? बदकिस्मती है कि हम अमेरिका की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें टेक्निकली डिप्लोमेटिकली बहुत नीचे चले गए हैं और अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े मामलात में भी वो किरदार अब नहीं है जो कभी हुआ करता था। ख्वाहिश तो हमारी होनी चाहिए। ट्रंप नोइंग हिम, उनकी पॉलिटिक्स को जितना मैंने तालिब इल्म के तौर पर फॉलो किया है, वो एक इम्पल्सिव नेचर के हामिल हैं, एक पॉपुलर सेंटिमेंट को इग्नोर नहीं करते। तो ये मेरी सबसे बड़ी फ़िक्र है कि जिस तरह से उनके नॉमिनेटेड मुशीर या सफ़ीर जो इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, सो मुझे ये लगता है, मेरा ख़दशा है कि ट्रंप पॉपुलर नोशन, पॉपुलर ओपिनियंस को बीइंग इम्पल्सिव ज़्यादा इग्नोर नहीं किया करते। तो पॉलिसी स्टेटमेंट की बजाय को ट्वीट दाग दें, को बात कर दें, इसके इम्कानात भी हैं और यही बाहर बैठे जो पाक पैक के लोग हैं PTI से वाबस्ता, उनकी कोशिश भी यही है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय होगी सर पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से? एक मुश्किल मरहले का आगाज़ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो रियासतों को देखता है, वो हुकूमतों को नहीं देखता।
उसके नज़दीक ये होगा कि पाकिस्तान के साथ उसके क्या मफादात वाबस्ता हैं, कहाँ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है, कहाँ प्रेशर नहीं डाला जा सकता। हम ये तो सब्र कर बैठते हैं कि कोई हुकूमत जो है वो तब्दील करवाने में, वापस लाने में अमेरिका कोई किरदार अदा करेगा, मेरा नहीं ख्याल। और फिर ख़ास तौर पे इस रीजन की जो सियासत काफ़ी बदल चुकी है। अब मिडल ईस्ट में जो लोग हुक्मरान हैं, पहले उनकी भी हमारे यहाँ खासी जो है इंटरफेरेंस हुआ करती थी, अब वो भी खासी चीज़ों से पीछे हट चुके हैं। तो मुझे लगता है ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में थोड़ी बहुत अगर कोई सर्द मोहरी आ भी जाती है, उसको हैंडल इस तरीके से किया जा सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात को पेश नज़र रख के, अगर खारजा पॉलिसी पाकिस्तान भी उसको तरतीब देता है, अमेरिकन की बहरहाल ख्वाहिश यही होगी कि इस रीजन के अंदर जो उनके मफादात हैं, ख़ास तौर पर अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए, चीन की बात की जाए, मिडल ईस्ट की बात की जाए, तो अमेरिका अपने मफादात को टॉप पे रखता है, किसी हुकूमत को या किसी सियासतदान को नहीं। राय साकिब खरल साहब, आपकी राय में क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी होने जा रही है या ये मज़ीद ख़राब होंगे? मतलब अब तो चंद हफ्तों की बात है। देखें, जाते जाते जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा के गई, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया, एक उनके देखिए जितने नॉमिनेटेड लोग थे उनमें से रिचर्ड गनल एक की फिगर थे, 8-10 लोग अभी तक नॉमिनेट किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उनमें से एक की फिगर डोनाल्ड ट्रंप के रिचर्ड गनल थे। उनका नैरेटिव क्या है, उनका स्टांस क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर, वो बहुत क्लियर है। इसके ऊपर पाकिस्तान का स्टांस अपने एसेट्स के ऊपर, अपने दिफाई निज़ाम के ऊपर बहुत क्लियर है। और डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बतें माजी की अगर कुछ हैं या कुछ उनका झुकाव पाकिस्तान के अंदर की सियासतदान की जानिब है, तो वी ऑल नो दैट कि वो इमरान खान साहब हैं। बट इवेंचुअली स्टेट टू स्टेट अफेयर है। इसमें एज जिस तरह चल रही हैं चीज़ें वैसे नहीं चलेंगी, उसमें कोई अप एंड डाउन मेरे नज़दीक कोई ना कोई ज़रूर देखने में आएगा। आमिर इलियास राना साहब, आपने बैनुल अक़वामी अमूर को बड़ी तफसील से हमेशा कवर किया है और ज़ाहिर बात है अब ये इस मरतबा हम जो एक नया पेज देख रहे हैं पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, बड़ी अनसर्टनिटी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि नए आने वाले अमरीकी सदर जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ किस तरह देखेंगे। आपकी क्या राय है, क्या तब्दीली आ सकती है? पाक अमेरिका ताल्लुकात बिल्कुल इससे ज़्यादा ठंडे हो नहीं सकते जो इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, ट्रंप की तरजीहात में बाकी उनके इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि पाकिस्तान वैसे ही नहीं आ रहा, वो और ख़ित्तों में ज़्यादा बिजी रहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का यही ढीला ढीला सा ताल्लुक चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आमिर साहब आप ही से ये पूछना चाहूँगा, अब 2025 मईशत के हवाले से थोड़ा सा बात कर लें। जारी बात है लोगों की बड़ी कंसंट्रेशन होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। 2025 में क्या मौशी तौर पे पाकिस्तान में आपको बेहतरी नज़र आ रही है या सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी? देखिए, मईशत के लिए हमें तकरीबन साल से 1.5 साल और चाहिए है। अभी हम डिफ़ॉल्ट से बाहर आए हैं, लेकिन हम मईशत के ख़तरे से बाहर नहीं आए कि अभी उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो साल से 1.5 साल हमारी इक़्तिसादी हिकमत अमली अगर इसी तरह रही कि, लेकिन अगर हम जो हमारी एलीट क्लास है, जिन बड़ों को हमने मराद दी हुई हैं, अगर हम उस तरफ जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतरी आ जाए कि उनकी मराद ख़त्म हो। लेकिन अगर इस तरह चलता रहा तो साल 1.5 साल के बाद ही कुछ मईशत बेहतर होगी हमारी, इससे पहले नहीं होगी अभी। ठीक ठीक, ये आपने अच्छा पॉइंट वैसे रेज़ किया डिफ़ॉल्ट के हवाले से। आज से 1 साल पहले बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, लेकिन अब सूरत हाल वो तो नहीं है जो पहले थी। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय है? 2025 क्या मौशी इशारियों के हवाले से कोई बेहतरी ला सकता है? अगर मुल्क के सियासी हालात थोड़े से बेहतर हुए, जो लगता है इम्कानात हैं इस बात के, तो मैशत में खासी बेहतरी आ सकती है। राय साकिब खरल साहब, एक जगह डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी और अब जो है वो हुकूमत का ये क्लेम है कि जनाब इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं या महंगाई की शरह जो है वो अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है, अब इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिर रहे हैं। आप समझते हैं कि यही सिलसिला बेहतरी का 2025 में आएगा? मईशत हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से किसी भी मुल्क की जुड़ी होती है। पिछले तमाम सवालों के जवाब हमारे एक नुक्ते के गिर्द घूम रहे थे कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान ने अचीव कर ली है या 2025 में अचीव कर सकेगा, तो जवाब है नहीं। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो मुमकिन नज़र नहीं आती। हफीजुल्लाह न्याई साहब, सर मईशत के हवाले से आपकी क्या राय है 2025 में? कुछ कह नहीं सकते जी, तो हमारी मईशत अभी तक तो जो है चल रही है, वो कहते हैं ना क्विक फिक्सेस, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, और एक तो इससे बाजार लगता तो है कि ये कुछ सिम्टम्स तो बहुत गैर मामूली हैं। महंगाई कंट्रोल में हो चुकी है जब हमने 2024 से जो है से निकल के बाहर आए हैं, और उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज जो है
वो गैर मामूली रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। लेकिन यह है कि आगे के लिए देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो चाहिए जो मौजूद नहीं है वो है सियासी इस्तेकाम। उसकी गैर मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप ज़्यादा कारनामे कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2025 में मज़ीद बढ़ेगी और 2026 में से ज़्यादा बढ़ेगी। शिफा यूसुफजई साहबा, आपकी क्या राय होगी 2025 में मईशत के हवाले से? मईशत हमारी 2025 में भी ऐसे ही चलेगी जैसे IMF के साथ आजकल हमारी चल रही है। सिसक के हम IMF के प्रोग्राम में जो हैं वो रहेंगे और सिसक के हमें 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन डॉलर या इस किस्म की जो इमदादें हैं या इस किस्म की जो हमारी रकमें आती हैं वही आएंगी। इसी तरह का हमारा प्रोग्राम चलेगा। IMF की वही बात मैं दोबारा करूँगी, IMF के साथ सिसक के हमारी मईशत आगे चलेगी। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। तो पाकिस्तान की मईशत ने इतना ज़बरदस्त डिप देखा था, इतना हम नीचे चले गए थे कि उसके बाद बेहतरी ही आनी थी ना। उसके बाद क्या आएगा? एक बड़ी फेमस इकोनॉमिक थ्योरी है बूम और बस्ट की या कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। तो जब भी आप ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होती है किसी इकोनॉमी की तो उसके बाद फिर एक नेचुरल लूप आता है, साइकिल आता है। साइकिल में एक नेचुरल फेज़ वो आता है कि फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होती है क्योंकि अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है, तो फिर वो एक्सपेंशन होती है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ये लूप जो है बड़ी फेमस इकोनॉमिक थ्योरी है, बूम और बस्ट या इसको कह लें या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कह लें, तो वो चलती है। तो अगर थोड़ी बहुत बेहतरी आई भी है तो वो गालिबन इस वजह से भी आई है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में के बाद अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे। इंटरेस्टिंग टेक ऑन दिस। अजमल जामी साहब, ये शिफा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है बूम और बस्ट के हवाले से। अब आपकी क्या राय है, 2025 में बूम रहेगा या बस्ट रहेगा? सादा सी बात है, मईशत तभी इस्तेहकाम हासिल करती है जब सियासी इस्तेहकाम हो। तो मईशत जुड़ी है सियासी इस्तेहकाम से। अगर मेरे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हुआ तो डेफिनेटली मईशत भी ऊपर जा सकती है। उसके अलावा इतनी अनसर्टेनिटी में या इतनी पॉलिटिकल डिवीजन में कौन इन्वेस्ट करेगा? अभी आप देख लें, वो कुवैती कंपनी थी, उसने कुछ शेयर बेचे हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कुछ अर्सा पहले ख़त लिखा है कि 2024 बड़ा मुश्किल साल रहा था। तो ये मसाइल इसलिए हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। मैं अब आखिरी सवाल की तरफ आना चाहूँगा और उसका ताल्लुक फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी के हवाले से है। 2024 के अंदर हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड, उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो चुका है, उनके ऊपर चार्जेस भी लग चुके हैं। ये जो अमल एक शुरू हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं देखा गया। 2025 में हफीजुल्लाह नाई साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आपके ख्याल में ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा? बड़ा ये भी एक ख़ास जो है तनाजुर में हुआ है। अगर इस तरह के वाक़यात हुए तो उसका तसलसल जारी रहा तो मज़ीद ये होगा, मज़ीद बंदे पकड़े जाएंगे। अगर किसी के बारे में ये शक हुआ कि वो इदारे को अंडरमाइन कर रहा है या इदारे के ख़िलाफ़ किसी के साथ सियासी पार्टी के साथ साज़बाज़ कर रहा है या किसी गैर मुल्क के साथ मिलकर इदारे के खिलाफ साज़बाज़ कर रहा है। आमिर इलियास राना साहब, ये जो खुद एहतसाबी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है फ़ौज की जानिब से, ये 2025 में भी आपको नज़र आता है या आपके ख्याल में 2024 तक ही बस महदूद था, दोबारा ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी? फ़ौज का खुद हिसाबी का एक तो निज़ाम है इंटरनली, वो हमेशा से करते आए हैं। ठीक, जब कोई गद्दार बना, जब कोई सीक्रेट लीक हुआ, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे फ़ौज अपने इंटरनल मैकेनिज़्म में करती है। इस दफ़ा डिस्कशन इसलिए ज़्यादा शुरू हो गई कि किसी साबिक DGISI को एहतसाब में लाया नहीं गया, और चूँकि जनरल फैज़ का केस चल रहा है और मुझे तो तवक्को है थी, बताया यही गया था कि दिसंबर के एंड तक फ़ैसला आएगा। ठीक, तो शायद अगर जनरल फैज़ को सज़ा हो जाती है तो फिर ये एहतसाब का निज़ाम और तेज़ होगा। अब नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर साहब की राय आपने सुनी कि एक इंटरनल सिलसिला तो है, लेकिन जितनी बड़ी एग्जाम्पल 2024 में सेट की गई है, क्या इतनी बड़ी एग्जाम्पल खुद एहतसाबी की 2025 में भी आपको नज़र आएगी? मेरे ख्याल में फ़ौज का एक सेटअप है, उसमें आप भला एतराज़ करें, लेकिन ये है कि उस खुद एहतसाबी का मेकनिज़म चलता रहता है। वहाँ ऐसा नहीं होता शायद कि जिस तरीके से हमारे यहाँ बाकी सिविल इदारों में होता है कि इग्नोर करने की पॉलिसी, बड़े इश्यूज़ को हैंडल भी किया जाता है। और माजी में भी हमने देखा बड़े बड़े अफसरान जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और ख़ास तौर पे फ़ौज क्योंकि एक डिसिप्लिन इदारा है और फोर्सेस के इदारे इसीलिए डिसिप्लिन होते हैं कि वो अपना साथ ही साथ जायज़ा भी लेते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ कोई ऐसी बड़ी कोताही है जिसको जो है वो एहतसाब में लाया जाए। शिफा यूसुफजई साहबा, ये एक बड़ी एग्जाम्पल थी, मतलब जब ये खबर आई कि अपने ही फॉर्मर DGISI के ख़िलाफ़ ये एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता था। तो एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है, आने वाले साल में भी ये स्टैंडर्ड बरकरार रहेगा आपकी नज़र में?
खुद एहतसाबी देखें, हम ये कह सकते हैं किसी हद तक कि खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है, लेकिन अगर तो ये अमल सिर्फ जनरल फैज़ हमीद तक ही महदूद है और इसका दायरा कार आगे नहीं बढ़ता तो फिर तो इस पे लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद खासे पॉलिटिकल हो चुके हैं। उनका जो केस है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से, वो खासा पॉलिटिकल हो चुका है। तो अगर इस चीज़ का दायरा कार बढ़ के जनरल बाजवा तक जाना है और जनरल बाजवा तक जाता है तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो गया है और इसका खैर मकदम किया जा सकता है, इसको खुशाइंद करार दिया जा सकता है। तो अगर ये दायरा सिर्फ जनरल फैज़ तक रहना है, चूँकि हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ इमरान खान को इम्प्लिकेट करें और इमरान खान को इस चीज़ में लेकर आएँ और इमरान खान को हमने अल्टीमेटली सज़ा दिलवानी है, तो फिर तो नहीं कहा जा सकता कि उस तरह से एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो गया है। लेकिन अगर इसका दायरा कार बढ़ता है और जनरल फैज़ से जनरल बाजवा तक, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक ये मामला लेकर जाया जाता है, तो फिर यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने शिफा के, जनरल बाजवा तक भी अगर ये एहतसाबी अमल जाता है तो फिर लोग इस पर एतबार ज़रूर करेंगे, लेकिन वरना फिर सवाल उठाएंगे। तो जामी साहब, ये खुद एहतसाबी फ़ौज के अंदर 2025 में हमें आएगी नज़र? देखिए, फ़ौज एक वाहिद इदारा है जो खुद एहतसाबी के मामले में नंबर 1 है। शुहदा हैं उनके, हमारी जानों के मुहाफ़िज़, जिनकी कुर्बानियों के हम शुक्रगुज़ार हैं सारी उम्र, और वो हमारे सर के माथे का झूमर है। ख़ुद एहतसाबी के अमल के ऊपर जो बड़ा बारीक आपने सवाल पूछा है, अब वो एक मिसाल बनेगी, मिसालें बनेंगी, उससे पीछे नहीं हट सकती फ़ौज, क्योंकि फ़ौज ने हमेशा अपने इदारे में एक शय मेक श्योर की है कि ये जो इंटरनल उनकी है सिचुएशन, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना, और यही उनका तुरा इम्तियाज़ है। और आखिर में राय साकिब खरल साहब, आपकी क्या राय होगी इस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल की जो फ़ौज की तरफ से शुरू किया गया है? क्या माजी के जनरल फैज़, अभी के मामलात में कोई जनरल फैज़ और हैं? अगर वो हैं तो फिर कल को क्या जो आज हो रहा है ये सारा कुछ होगा तो जनरल फैज़ का एहतसाब होगा? तो जवाब उसका बड़ा ना वो ग्रेस एरियाज़ के अंदर मिलता है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि खुद एहतसाबी कोई भी इदारा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मुल्क हो, एट एनी एंड एवरी लेवल खुद एहतसाबी का अमल जारी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याई साहब, आमिर इलियास राना साहब, नुसरुल्लाह मलिक साहब, शिफा यूसुफ जई साहिबा, अजमल जामी साहब और राय साकिब खरल साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 2025 एक नया साल अब शुरू हो चुका है। अक्लमंदी इसमें होती है कि जो गलतियाँ 2024 में हुई, चाहे आपकी तरफ से हों, मेरी तरफ से हों, इदारों की तरफ से हों, हमारे सियासतदानों की तरफ से हो या किसी भी शख्स की जानिब से हो, उन गलतियों को दोबारा आने वाले साल में ना दोहराया जाए और उम्मीद की जाए, दुआ की जाए कि आने वाला साल पिछले साल से और भी ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर साबित हो आपके लिए, मेरे लिए और इस मुल्क के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू हमारी टीम की तरफ से। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।